नए लेबर कानून आने के बाद बोनस रूल्स 2026 में अब बदल गए हैं। सवाल यह है कि क्या आपको 2026 में बोनस मिलेगा क्या? क्या नियम है? और क्या आपकी कंपनी भारी घाटे से गुजर रही है? उसकी बैलेंस शीट पूरी तरह लाल है? क्या फिर भी कानून उस कंपनी को, आपकी कंपनी को, आपके एम्प्लॉयर को मजबूर कर सकता है कि वो आपके बैंक खाते में गारंटीड बोनस जमा करे? हाँ, जो नया वेतन अधिनियम है, वेतन कोड है, कोड ऑन वेजेस 2019 है, उसके तहत बोनस जो है अब कोई उपहास नहीं है। ये अनिवार्य कानून है, मैंडेटरी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। लेकिन कहानी जो है यहां पर खत्म नहीं होती है। वर्कप्लेस पर एक गंभीर गलती और आपका अपना पूरा जो स्टैट्यूटरी बोनस का अधिकार है वो कानूनी रूप से खत्म हो सकता है। आज के इस सेशन के अंदर मैं सभी कुछ विस्तार से आपको बताने आया हूं और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बोनस रूल्स 2026 क्या हैं, कोड ऑन वेजेस नए लेबर कानून के तहत कौन पाएगा और किसको बोनस नहीं मिलेगा, और जो ये 8.33% का जो मिनिमम रूल है, इतना तो मिलेगा मिलेगा, ये क्या है, और जो 20% की जो मैक्सिमम कैप है ये क्या है। स्टार्टअप को क्या कुछ छूट मिलेगी क्या? मतलब आप अगर किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो स्टार्टअप है, जिसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें क्या मिलेगा क्या? एचआर के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज है, और कंप्लायंस ट्रैप जिसमें कई एचआर और पेरोल जो डिपार्टमेंट हैं वो आज की तारीख के अंदर फंस रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब कानून के प्रावधानों के साथ आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं अपनी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी के माध्यम से विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की और लेबर लॉ की भी तैयारी करा रहे हैं, उसके साथ साथ जुडिशरी एपीओ एग्जाम की भी तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कानून पर चलते हैं, सीधे कानून के बारे में बात करते हैं। कानूनी आधार क्या है, बोनस का स्रोत क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। बोनस को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जो पुराना कानून है वो नियंत्रित कर रहा था, लेकिन आपको यह भी पता है 21 नवंबर 2025 को नए लेबर कोड लागू हो गए हैं, चारों कोड लागू हो गए हैं। तो इसलिए जो आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 था वो निरस्त हो गया है। अब नया जो कोड है, कोड ऑन वेजेस है, मजदूरी संहिता 2019 है, वो पूरा लागू हो चुका है और उसका जो आपका पेमेंट ऑफ बोनस के जो प्रावधान थे वो इसके अंदर समाहित हो चुके हैं और नए कानून के रूप से लागू हो गए हैं। जो ये कोड ऑन वेजेस है, इसका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंदर धारा 26 से लेकर 36 तक मुख्यतः आती है, 41 तक भी चलती है। पूरा चैप्टर तो अगर 41 का ही है आपका, जहां पर बोनस के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बोनस अब अलग कानून नहीं है, वो वेज फ्रेमवर्क का ही हिस्सा है, कोड ऑन वेजेस 2019 का ही हिस्सा है। इसका सीधा संबंध किसके साथ है? इसका सीधा संबंध है वेज की डेफिनेशन के साथ, जो वेतन की परिभाषा है उसके साथ है। मिनिमम वेजेस, न्यूनतम भत्ते क्या मिलेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और जो 50% का वेज रूल है वो भी सब इसी कानून से आता है। और यही कारण है कि बोनस कंप्लायंस अब पहले से ज्यादा तकनीकी हो गया है, टेक्निकल हो गया है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या बोनस मिलता है या नहीं मिलता है, आपके यहाँ क्या नियम है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है आपको। अब बात करेंगे कि कौन देगा बोनस, किसको बोनस देना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। किस किस को बोनस मिलेगा, कौन कौन कहां कहां काम करता है, और कौन जो एम्प्लॉयर है किसको बोनस देना पड़ेगा, उसके बारे में यहां पर बता रहा हूं। हु एंटर्स द बोनस नेट, इसको समझते हैं। इस पर जो कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत जो मुख्य धारा है वो है सेक्शन 26। सेक्शन 26 मेन प्रावधान है जो इसके बारे में सारे सवाल जवाब देता है। जो धारा 26 है उसके अनुसार बोनस प्रावधान उन सभी एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होते हैं जहां पर अकाउंटिंग ईयर में किसी भी दिन 20 या फिर अधिक कर्मचारी कार्यरत हो।
और ये आपको जो है सेक्शन 26, इसके साथ साथ आपको रेड विद पढ़ना पड़ेगा, धारा 41 सब सेक्शन 2 के साथ इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तब उससे पता चलता है कि जो बोनस के प्रावधान हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत उन सभी संस्थानों पर लागू होते हैं जहां पर पिछले एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम कभी ना कभी 20 कर्मचारियों ने काम किया है। समझिएगा, तो मतलब एक रूल यहां पर आ गया कि बोनस के जो रूल्स हैं वो सिर्फ उन्हीं संस्थानों पर, एस्टेब्लिशमेंट पर, कार्यस्थलों पर लागू होते हैं जहां पर कम से कम 20 कर्मचारी काम किए हों। ठीक है, इसका मतलब आपके संस्थान में अगर 20 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आप बोनस के नेट से बिल्कुल कंप्लीटली आउट हैं, आपको बोनस नहीं मिल सकता। 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हो तभी वो बोनस के दायरे में आएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या हर कर्मचारी को बोनस मिलेगा? क्या हर एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा? इसका भी जवाब है नहीं, सबको बोनस नहीं मिलेगा। फिर बोनस किस किस को मिलेगा, आपके मन में सवाल आएगा। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली बात, कर्मचारी ने कम से कम 30 दिन उस अकाउंटिंग ईयर में काम किया हो। पूरा पिछला जो पूरा साल है उसमें कम से कम अगर उसने 30 दिन काम किया है तो उसकी बोनस के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है इस कानून के तहत। और दूसरी क्या क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि वो नोटिफाइड वेज सीलिंग के भीतर आता हो। नोटिफाइड वेज सीलिंग क्या है बोनस की एलिजिबिलिटी के लिए? अभी नए कानून के अंदर तो सेक्शन 26 के सबसेक्शन 1 के अंदर सरकार को ये परमिशन दी गई है कि वो नई लिमिट लेके आए, मगर अभी कोई नई लिमिट नहीं लाई है, तो अभी जो पुराने कानून के हिसाब से ही ये सीलिंग मानी जा रही है, क्योंकि लॉ के अंदर प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। तो इसके ऐतिहासिक रूप से यहां पर जो वेज सीलिंग की लिमिट है वो क्या है, 21,000 रुपीज की वेज लिमिट है। कि मतलब अगर आपकी जो वेजेस हैं वो 21,000 रुपए मंथली तक हैं, तब आप बोनस के नेट के अंदर आते हैं, मतलब तब आपको बोनस मिलेगा। ये कानून जो मुख्यतः है, बोनस का कानून जो है, लोअर और मिडिल इनकम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए स्टैट्यूटरी राइट के रूप में लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए। अब आपके मन में आएगा, सर हमारे यहाँ तो कंपनी में इंसेंटिव मिलते हैं, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, वो क्या है? देखिए, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव के जो बोनस हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलेट होते हैं, वो कानून से रेगुलेट नहीं होते, कोड ऑन वेजेस से रेगुलेट नहीं होते हैं। ठीक है, मगर इसी कानून के अंदर यह भी प्रावधान किया गया है, ऐसे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनको अगर बोनस देने की बात आए तो उनको मान लिया जाएगा कि वो अपर लिमिट, जो हाईएस्ट लिमिट है वेज सीलिंग की, उस हिसाब से वो उनको उतना है तो उतना बोनस उनको मिल सकता है, ये भी कानून कहता है। तो मतलब समझिएगा, ये कानून मुख्यतः लोअर और मिडिल लोअर इनकम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनका जो बोनस है, चाहे वो परफॉर्मेंस बोनस हो, चाहे वो ज्वाइनिंग बोनस हो, वो सब कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलेट होता है उनके, और बीच में जो एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रेगुलेट होता है। कानून इस पर कुछ नहीं कहता है। आप बताइए सेशन कैसा लग रहा है? अब बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम बोनस की। किसी एम्प्लॉय को कितना बोनस मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं, कितना मिलेगा और कितने से ज्यादा नहीं मिल सकता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 जो कोड ऑन वेजेस का है वो महत्वपूर्ण रूल प्रावधान प्रदान करता है। वो कहता है कि हर एलिजिबल कर्मचारी को कम से कम 8.33% बोनस मिलना अनिवार्य है। जो भी एलिजिबल एम्प्लॉय होगा उसको 8.33%, 8.33% उसकी ईयरली वेज का बोनस मिलेगा। ये 8.33% कितना हो जाता है? अगर हम एक पूरे ईयर का काउंट करें तो ये लगभग एक महीने के वेतन के बराबर होता है। मतलब जो भी एलिजिबल हैं उनको एक महीने की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। और यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो ये 8.33% है ये कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लाभ हुआ हो या घाटा हुआ हो। इमैटीरियल ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी हैव अर्न्ड प्रॉफिट्स या फिर कंपनी को लॉस हुए हैं, ये 8.33% बोनस हर एलिजिबल एम्प्लॉय को देना ही देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को।
हाँ, लॉस में भी बोनस देना अनिवार्य है, ये कानून के अंदर कहा गया है। और इस पर जो कानून है वो धारा 27 है कोड ऑन वेजेस की, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर एक संतुलन भी है, मैक्सिमम बोनस की भी सीमा कानून के अंदर निर्धारित की गई है, और जो मैक्सिमम बोनस की सीलिंग है वो 20% है। कम से कम कितना है? 8.33% है, और जो मैक्सिमम है वो 20% तक आपको बोनस मिल सकता है। तो मतलब आपको क्या 20% ही मिलेगा क्या? नहीं, उसकी भी कुछ कंडीशन है। ये मैक्सिमम लिमिट दी हुई है। यदि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गए, बहुत ज्यादा लाभ हो गए, तब उस स्थिति के अंदर ये जो प्रॉफिट है, जो ये बोनस है, ये आपका 8.33% से बढ़कर मैक्सिमम 20% तक जा सकता है। 20% से ऊपर नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि घाटे में भी बोनस देना उचित है? कि चाहे एम्प्लॉयर का कितना ही लॉस हो रहा हो, एम्प्लॉय को बोनस देना क्या ठीक है या नहीं है? देखिए, ये जो कानून है यहां पर एम्प्लॉय के बेनिफिट की भी बात की गई है, बोनस का ये हमें प्रावधान ये दिखा रहा है। कमेंट में आप मुझे बताइए कि अगर किसी एम्प्लॉयर को लॉस हो रहा है फिर भी उसको बोनस देना पड़े, क्या ये ठीक है या गलत है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आपको सेशन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा। अब आपको पता है कि जब ये नए लेबर कोड लागू हुए थे तब ये बोला गया था कि भाई ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये नए लेबर कानून लाए गए हैं। उसमें जो एक प्रावधान है वो बोनस के तहत भी किया गया है। स्टार्टअप को बोनस के रेफरेंस में कुछ राहत दी गई है कोड ऑन वेजेस के तहत। कानून जो है स्टार्टअप्स को राहत देता है, नए बिजनेसेस को राहत देता है। किसी भी नए एस्टेब्लिशमेंट के संचालन के पहले 5 अकाउंटिंग ईयर्स में बोनस देना केवल तभी अनिवार्य होगा जब उसका कोई लाभ हुआ हो, उसने प्रॉफिट्स कमाए हो। मतलब देखिए, बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो स्टार्टिंग के 5 साल में बोनस देना कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। कोई स्टार्टअप है और इनिशियल 5 ईयर में उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, बोनस तभी देना है जब उसको प्रॉफिट हुए हैं। यदि जो स्टार्टअप है 5 साल तक घाटों में है तो 8.33% मैंडेटरी बोनस जो है वो लागू नहीं होगा। पहले 5 साल तक कोई भी बोनस नहीं देना होगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन जैसे ही 5वें साल के बाद 6ठा साल पूरा होता है, कंसर्न्ड एम्प्लॉयर को मिनिमम जो 8.33% वाला बोनस है वो अपने एम्प्लॉय को देना ही होगा। समझिएगा, 5 साल तक छूट दी है, 6ठे साल से जो कानून के अंदर प्रावधान है वो उसके ऊपर लागू होगा। तो ये जो 5 साल से स्टार्टिंग में जो छूट दी गई है, ये ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए की गई है। ये जो व्यवस्था है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा भी बनाए रखती है। अब आगे बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, कि किसी भी कर्मचारी को, किसी एम्प्लॉय को किस कंडीशन के अंदर बोनस नहीं मिलेगा, कब वो अपात्र हो जाएगा, कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इस पे जो बोनस कोड ऑन वेजेस की जो धारा है वो सेक्शन 29 मुख्यतः बात करती है, जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड मेंशन करती है। और एक नया ग्राउंड इसमें पहली बार जोड़ा गया है, जो आपके पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो पुराना कानून था उसके अंदर भी नहीं था, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, अपात्रता, बोनस कैसे खो सकता है कोई व्यक्ति? जो सेक्शन 29 है उसके अनुसार कर्मचारी बोनस से वंचित हो सकता है यदि उसे सेवा से हटाया गया हो। किस कारण की वजह से? उसने कोई फ्रॉड किया है, या फिर उसने कोई दंगा या फिर हिंसाजनक कार्रवाई कर दी है। कहां पर? प्रीमिसेस के अंदर, उस जगह पर जहां पर वो काम कर रहा है। तीसरा, उसने कोई चोरी की है या और कोई फाइनेंशियल नुकसान किया है जिसकी वजह से मालिक को नुकसान हो गया है। और ये जो चौथा ग्राउंड है ये पहली बार जोड़ा गया है, अगर उसकी सेक्सुअल हरासमेंट में दोष सिद्धि हो जाए तब भी उसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। ये नया ग्राउंड जोड़ा गया है। सेक्सुअल हरासमेंट में कन्विक्शन हो जाए, मतलब उसको गिल्टी करार दे दिया जाए, तभी, सिर्फ एक्यूजेशन लगी है तब नहीं होगा। अब इसको आपको रिलेट करना है किसके साथ? पोश एक्ट के साथ, POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट के साथ। आपको पता है कि, और ये HR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि पोश के तहत किसी भी
एम्प्लॉय का दोष सिद्धि के बाद पोस्ट के अंदर कार्रवाई होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठती है और वो सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए गिल्टी माना जाता है, उसके बाद अगर उसका डिसमिसल होता है तो उसका बोनस पूरी तरह फोरफिट हो जाता है, उसको बोनस नहीं मिलता है। ये जो ग्राउंड है पहली बार नए लेबर कोड के अंदर, कोड ऑन वेजेस के अंदर जोड़ा गया है। ये एचआर डिसिप्लिनरी सिस्टम और पेरोल प्रोसेसिंग को सीधे जोड़ देता है। अब बात करते हैं, क्या जो आपका बोनस है उसको पे करने की कोई डेडलाइन है क्या? इतने समय तक एम्प्लॉयर को बोनस देना ही होगा, खाते में जमा करना ही होगा एम्प्लॉय के, या और उसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा? देखिए, जो बोनस भुगतान है वो अकाउंटिंग ईयर समाप्त होने के 8 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। कि मतलब जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और जिसके लिए आपको बोनस देना है एम्प्लॉय के, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 8 महीने के अंदर जो एम्प्लॉय है उसके कंसर्न के खाते के अंदर बोनस का पैसा आ जाना चाहिए। यदि कोई अकाउंटिंग ईयर, जनरली हमारे यहाँ 31 मार्च को ही खत्म होते हैं, जैसे अभी 2025-26 चल रहा है और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026 को ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हो जाएगा। तो इस साल 2026 के का जो 25-26 का जो बोनस आएगा खातों में, वो कब तक आ जाना चाहिए? इस रूल के हिसाब से 8 महीने की लिमिट लगाएं तो 30 नवंबर 2026 तक सभी के खाते में बोनस आ जाना चाहिए, ये कानून कहता है। अब एनफोर्समेंट प्रणाली जो है वो लागू हो चुकी है, वो आधुनिक भी हो चुकी है। इंस्पेक्टर राज पुराने कानूनों के अंदर था, इंस्पेक्टर राज अब पूरी तरह इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर प्रणाली में बदल गया है। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी बोनस क्लेम के लिए 3 वर्ष तक दावा कर सकता है। मतलब अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय का बोनस रोक लिया है तो अपने बोनस को क्लेम करने के लिए जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, 3 वर्ष तक लेबर कोर्ट में, लेबर ट्रिब्यूनल में अपना दावा पेश कर सकता है। इंस्पेक्टर के सामने, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के सामने भी दावा ठोक सकता है। और 50% रूल पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जो सैलरी का है, कि मतलब आपके सीटीसी का 50% रूल तो हर जगह अप्लाई होगा। यदि अलावेंसेस जो हैं कुल रिम्यूनरेशन में 50% से अधिक हैं तो अतिरिक्त राशि को वेजेस में जोड़ा जाएगा। तो और आपका जो बोनस का पार्ट है वो भी किस में काउंट होता है? वो आपका अलाउंसेस में काउंट होता है। तो उस तरीके से सारा जो एचआर लोग हैं उनको पूरी स्ट्रक्चरिंग करनी है। एचआर लोग इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। ये जी किसी का वेज कैलकुलेशन जो है, सैलरी का स्ट्रक्चर जो है वो गलत है तो बोनस भी गलत होगा, पीएफ भी गलत हो जाएगा और ग्रेचुटी भी गलत हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा एचआर कंप्लायंस ट्रैप है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं, समग्र विश्लेषण करते हैं। और एक बात मैं अंत में आपको बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। लास्ट मोमेंट पे एक बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं मैं आपको। नए बोनस फ्रेमवर्क से क्या हो रहा है? पहली बात, मिनिमम प्रोटेक्शन सुनिश्चित की है इन्होंने कि 8.33% बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट भी निर्धारित की गई है, 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्टार्टअप को राहत दी गई है, पहले 5 साल के अंदर अगर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो बोनस नहीं देना है, इवन 8.33% भी नहीं देना है। और चौथा, वर्क प्लेस मिसकंडक्ट पर कड़ी दंड व्यवस्था अपनाई गई है। और एक नया ग्राउंड जोड़ दिया गया है कि अगर किसी को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए दोषी पाया जाता है संस्थान के अंदर या संस्थान के बाहर कहीं और भी, अगर कोर्ट से भी उसको दोषी पाया गया है तब भी वो बोनस के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। वेज डेफिनेशन से बोनस को सीधा डायरेक्टली लिंक कर दिया है। लेकिन वास्तविक जटिलता है कि भाई अलोकेबल सरप्लस कैलकुलेट कैसे होगा, सेट ऑन और सेट ऑफ मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, और जो 50% वेज रूल है उसका एग्जैक्ट क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो चीज है ना, मतलब जो बिल्कुल इन डेप्थ वाली चीजें हैं वो उनके लिए गहरी समझ आवश्यक होती है ना। इसलिए हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल तरीके से न्यू लेबर मास्टरी कोर्स 2025 में आपकी क्लासेस चल रही हैं, हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में हम इन चारों लेबर कोड को सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल कंप्लायंस के साथ पढ़ा रहे हैं। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमारी दून लॉ मेंटर ऐप है उसके ऊपर जब आप कोर्स में जाएंगे तो आपका पहला लेक्चर पूरा 2 घंटे का जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है।
इस पूरे कोर्स के अंदर लगभग 100 से ज्यादा घंटे की क्लासेस होने वाली है, बाइलिंगुअल मोड में पढ़ाया जा रहा है। आप हमारी ऑफिशियल ऐप दून लॉ मेंटर पर जाकर पहला लेक्चर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहां पर हमने आप समझ पाएंगे कि एक लेक्चर अगर आपने देख लिया तो कितना डिटेल में हम पूरे कोर्स को करा रहे हैं। और ये कोर्स किन के लिए है? यदि आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय है, लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर लेबर लॉ एंथुजियास्ट हैं, लेबर कमिश्नर हैं, लेबर ऑफिसर हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड जो लर्निंग है वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के लिए भी बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं, जो भी जानना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस बारकोड को स्कैन करके भी हमारी दून लॉ मेंटर ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर भी दून लॉ मेंटर सर्च करके आपको इंस्टॉल करिएगा, वहां से आपको कोर्स दिख जाएगा। पहला लेक्चर बिल्कुल फ्री है, देखिएगा, और पसंद आए तो कोर्स में आप एनरोल भी करिएगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, समझिए, कानून को केवल सुनिए मत, उसे सही तरीके से समझिए भी जरूर। अब लास्ट में मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि जो नया बोनस फ्रेमवर्क है वो बैलेंस्ड है, संतुलित है या नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और यदि ये सेशन आपके लिए 1% भी उपयोगी रहा हो तो इसे अपने एचआर, अपने एम्प्लॉयर, अपने हर एम्प्लॉय साथी के साथ, हर लॉ स्टूडेंट के साथ, पेरोल टीम के साथ साझा जरूर करिएगा, सीए के साथ साझा जरूर करिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट किसी और कानूनी विश्लेषण के साथ। जय हिंद।